नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। सबसे पहले बात जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की करते हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। फिर बात शहर की सरकार की, जहां बीजेपी ने बागियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसके अलावा बात होगी उस नापाक साजिश की जो अब नाकाम हो चुकी है। फिर आपको दिखाएंगे लेक सिटी का अनूठा संगम। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं का चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 4 चरणों में ईवीएम से होगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हो गया ऐलान, रण का आगाज। पंचायती राज संस्थाओं में घमासान। 4 चरणों में होगा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव। जी हां, तारीख मुकर्रर हो गई है। ऐलान हो गया है 4 चरणों में चुनाव का। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के रण के लिए 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 4 चरणों में चुनाव होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही 21 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। 21 जिलों में होगा जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव। प्रत्येक मतदान बूथ पर 900 मतदाता। 21 जिलों में 33,611 मतदान बूथ होंगे। ईवीएम के जरिए होगा चुनाव। 4 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। 4 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को मतदान। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग। चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान। सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। जिला प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रमुख का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जिलों की पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों, प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान के निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार इसकी अधिसूचना जो है वो 4 तारीख को जारी की जाएगी। 4/11/2020 को जारी की जाएगी। ये चुनाव शांतिपूर्ण और सही ढंग से कराए जाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने कोरोना की गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं और उनकी पालना भी फील्ड में निश्चित रूप से करवाए जाने के लिए भी आयोग पूरी तरह सन्नद्ध है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर 21 जिलों में हो रहे स्थानीय चुनाव में कितने मतदाता हैं। 21 जिलों में कुल 2,41,87,946 मतदाता। 12,49,07,136 पुरुष मतदाता। 11,69,724 महिला मतदाता। 86 थर्ड जेंडर। जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए खर्च की सीमा 1.5 लाख रखी गई है, तो पंचायत समिति सदस्य के लिए यह सीमा 75,000 की है। चुनाव के ऐलान के साथ ही 21 जिलों में सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि 12 जिलों में फिलहाल पंचायती राज के चुनाव नहीं होंगे। जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और वहीं बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिंबल पर ही पंचायती राज चुनाव होंगे। पुराने नियम के मुताबिक ही सिंबल पर चुनाव इस बार होंगे। चुनाव के लिए ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा।
तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंबल पर चुनाव ना हो, इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन इसे अब स्पष्ट कर दिया है डोटासरा ने कि सिंबल पर ही चुनाव इस बार होंगे और जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। 2 साल में हमारी सरकार ने छोड़ी है, जनता खुश है। कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके पंचायत राज में बहुमत कायम करेंगे। और बहुमत ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं जो रुझान ग्राम पंचायतों के सरपंच के जो जिस विचारधारा के लोग चुन करके आए हैं, उससे ये लगता है कि वनवे सा काम है। जनता 2 साल के सरकार के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत के साथ में जीत करके जनता का ग्रामीण क्षेत्र का विकास कराएगी। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, एक बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग ने ले लिया और उम्मीद यह की जा रही थी कि शायद नवंबर में ऐलान हो, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि चुनाव जो हैं वो पंचायती राज के होंगे। तो निगम के जस्ट बाद अब पंचायत चुनाव। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने बेहद चौंकाने वाले निर्णय के तहत जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये चुनाव 4 चरणों में होंगे और 4 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। फिलहाल प्रदेश के 21 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे, बाकी शेष बचे 12 जिलों में चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि कानूनी अड़चनें हैं, उन अड़चनों के दूर होने के बाद ही 12 जिलों में चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से जयपुर है, अलवर है और जोधपुर धौलपुर जिला शामिल है। यहाँ फिर बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। कोरोना काल को देखते आयोग ने इस बार मतदाताओं की संख्या भी कम की है, यानी कि पोलिंग बूथ पर 1100 मतदाताओं की संख्या घटाकर 900 कर दी गई है। सिर्फ एक पोलिंग बूथ पर मात्र 900 मतदाता ही एकत्रित हो सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि ग्रामीण मतदाताओं को कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी सख्ती के साथ पालना करनी होगी। फिलहाल आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर सरकार को भी चौंका दिया है। दरअसल ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य सरकार बिना सिंबल के चुनाव संपन्न करवाई जाएगी, लेकिन आयोग ने अचानक ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सरकार की जो योजना है उस पर एक तरह से पानी तो क्या प्रेम फेर वजह दिया है रही कि डोटासरा ने यह भी क्लियर कर दिया कि सिंबल पर ही चुनाव होंगे, क्योंकि ऐलान भी कर दिया गया चुनाव का। तो बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव के वार्ड नंबर 74 में पूरी बाजी बीजेपी के बागी के आसपास घूम रही है। वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पहले से ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बागी उम्मीदवार के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ दिलचस्प भी हो गया है। शहर की सरकार के लिए सियासत, वार्ड नंबर 74 में कांटे की टक्कर, बागी प्रत्याशी ने बढ़ाया सियासी पारा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 74 में चुनावी सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए उनके घर घर जा रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े के साथ चुनाव प्रचार जारी है, तो कहीं प्रत्याशियों को साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी समर्थकों की भीड़ के साथ उनके घरों तक जा रहे हैं। वहीं वार्ड 74 में बीजेपी की बागी कुसुम यादव साजिश के तहत टिकट कटने का आरोप लगाकर मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। मुझे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी है, क्योंकि मैं बीजेपी का चेहरा थी। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। कुछ नेताओं की साजिश रही मेरा टिकट काटने में। दूसरी ओर पूरे तामझाम और अपने लाव लश्कर के साथ चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी ने इशारों में निर्दलीय प्रत्याशी पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का वायदा कर
वोट मांगने में जुटी हैं। भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ मैं सर। और मेरी पार्टी संगठन ने मुझे टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी कभी अन्याय नहीं करती। 10 साल से जो भी वार्ड की समस्या है, गंदगी है, बिजली पानी। आप बोलो ना, पास में आके मैं बोलती रहूंगी। समस्या जो भी समस्या है उन सबका समाधान, जो भी समस्या है उनका समाधान करूंगी। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी की बागी उम्मीदवार कुसुम यादव के मैदान में उतरने से वार्ड नंबर 74 में मुकाबला दिलचस्प हो गया है और तीनों प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जीतने के बाद विकास करने का वायदा करने में जुट गए हैं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बागियों के खिलाफ एक्शन लिया है। बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। विधायक मदन दिलावर ने इसका ऐलान किया। जयपुर हेरिटेज से 16 बागियों को निष्कासित किया गया है, जबकि जयपुर ग्रेटर से 13 बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो यह बड़ी खबर, बागियों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है बीजेपी की तरफ से। मदन दिलावर ने इसका ऐलान किया, जिसमें जयपुर हेरिटेज के 16 बागियों को निष्कासित किया गया, जयपुर ग्रेटर के 13 बागियों को निष्कासित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हम अच्छे कार्यकर्ता मानते थे, लेकिन उन्होंने अनुशासनहीनता करते हुए और अधिकृत प्रत्याशी के सामने वो भी खड़े हैं। पार्टी ने निर्णय किया है कि ऐसे जो लोग हैं जो अधिकृत प्रत्याशी के सामने अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं या खड़े हैं, हमने कोशिश की है उनसे चर्चा करके कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। समय रहते उन्होंने वापस नहीं लिया। फिर हमने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से निवेदन किया कि ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के स्वयं रिटायर्ड हो जाएं, तो नहीं हुए हैं। इसलिए मजबूरीवश भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम उनको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। नगर निकाय चुनाव के नजदीक आते ही जयपुर के वार्ड नंबर 81 में मुकाबला यहां पर बेहद रोचक है। यहां एक घर के 2 भाई आमने सामने हैं और एक भाई अपनी बेटी का कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो दूसरे भाई अपनी बहू को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वा रहे हैं। दोनों ही भाइयों की महावत समाज में अच्छी पकड़ है। दोनों की टक्कर में पूरा महावत समाज धर्म संकट में आ गया है कि किसे वोट दे और किसे न दे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार वन शबाब खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर के वार्ड नंबर 81 के अंदर जो रोचक चुनाव चल रहा है, उसकी जो दूसरी कैंडिडेट हैं वो हैं अस्मा खान। अस्मा खान जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये वार्ड नंबर 81 से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और जो एक ही खानदान की एक बहू एक बेटी जो हैं वो अलग अलग चुनाव प्रक्रिया जारी है। आपने देखा किस तरीके से इनका चुनाव प्रचार जारी है, पूरी टीम इनकी लगी हुई है बाकायदा। अस्मा, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है आपका? जो खानदान में आपके लोग हैं उनसे कैसे आप वोट मांग रहे हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा, एक ही खानदान के 2 लोग, दोनों में से किसको चुने, किसको वोट दें? बिरादरी जरूर धर्म संकट में है। जी, हम एक ही खानदान के दो खानदान के वोट चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि रिश्तेदारी अपनी जगह और वोट अपनी जगह। मैं वोट इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए, और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं लोगों के लिए कुछ करती हूँ। और जो लोगों के लिए कभी कोई नहीं कर सका वो मैं करके दिखाऊंगी। तो कैसे आपकी स्थिति रहेगी? क्योंकि आप देखिए कि दोनों ही एक ही घर से हैं कैंडिडेट अगर देखा जाए, और आप दोनों ही बहुत ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, कोई भी हार नहीं मान रहा। हार तो यूँ नहीं मान रहा कि अपने आप पे हर आदमी को कॉन्फिडेंस है कि वो जीते या हम जीते हैं। बात बराबर खानदान की लड़ाई की है, ऐसा कोई प्रचार ये नहीं है कि हम एक जगह से दुश्मनी रख रहे हैं। चाहे जो तरीका कैसे भी हो, लेकिन खानदान में जो ये चुनाव है बड़ा रोचक हो गया। वार्ड नंबर 81 के जो तमाम वोटर हैं उनमें महावत बहुमत के अंदर है। ऐसे में कौन कैंडिडेट जीतेगा ये देखने वाली बात हुई। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा में भी 2 नगर निगम में चुनाव की धूम है।
दोनों निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के 150 वार्डों में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय और अन्य पार्टियां जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता के मन में क्या है और जनता को कैसा वार्ड पार्षद चाहिए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए हमारे संवाददाता लोगों के बीच पहुंचे। कोटा नगर निगम उत्तर दक्षिण चुनाव मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, कोटा उत्तर नगर निगम के चुनाव 29 अक्टूबर को होने हैं और दक्षिण के 1 नवंबर को। काउंटिंग रावत भाटा रोड के कॉमर्स कॉलेज में होगी। निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौड़ ने नगर निगम चुनाव कार्य के लिए निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश दे दिए हैं। निर्वाचन अधिकारी 24 अक्टूबर को संग्रहण स्थल पर ईवीएम को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सील करवाएंगे। मतगणना के बाद समस्त निर्वाचन अधिकारी अपने अपने वार्ड के निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जयपुर में निकाय चुनाव नजदीक है, जिसके लिए नेता चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। नेताओं ने चुनाव प्रचार का तरीका ऐसा लगा रखा है जैसे कोरोना का वैक्सीन मिल गई हो। प्रचार में न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, न ही कोई मास्क लगा रहा है। रामगंज इलाके के वार्ड 74 में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। के बीच निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन निकाय चुनावों के अंदर आखिर कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, उसी की तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर में रामगंज बाजार में जो वार्ड 74 का इलाका है, वहां पर अभी हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि रहमानी चौक ये इलाका कहलाता है और यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल यहाँ पर सरेआम उड़ाया जा रहा है। लोगों ने मास्क तक यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं और बिना मास्क के यहाँ पर प्रचार किए जा रहे हैं। जो जनता है वो यहाँ पर जुट रही है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोरोना का संक्रमण रामगंज इलाके में इतना ज्यादा रहा तो बावजूद इसके जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है, जो खुद प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं वो अवेयर नहीं है। और ऐसे में सवाल यह है कि जब सियासतदान इस तरीके की हरकतें करने में व्यस्त है तो जनता को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा। अलग अलग इलाकों की तस्वीरों इस तरीके से ही सामने आ रही है। इन तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर कोरोना का खतरे को भापा नहीं जा रहा है, इसी तरीके से मखौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है और इससे में खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे बीकानेर की, जहां मर्डर पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से है, जहां पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजन और प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई। एसपी और कलेक्टर से वार्ता में सहमति बन गई है। 15 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिला है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से, जहां पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई थी और अब इस मामले में परिजन और प्रतिनिधिमंडल के साथ जो एसपी और कलेक्टर की वार्ता हुई है उसमें सहमति बन गई है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि 15 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब ये 3 तस्वीरों के जरिए ये घटनाक्रम आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दें कि बीकानेर से यह खबर है, जहां पर सुबह से ही व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आगजनी की है, व्यापारियों ने कोर्टगेट पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। दूसरी तस्वीर धरने की है, टायर जलाने के बाद कोर्टगेट पर व्यापारी धरने पर बैठ गए और फायरिंग के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो वार्ता की है, जहां कलेक्ट्रेट में परिजन और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, जहां पर यह आश्वस्त किया गया कि 15 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। साथ ही आर्थिक सहायता का भी भरोसा दिया गया है।
तो बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी ने बीकानेर में हुए व्यापारी की हत्या को लेकर 3 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, धोद पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा शामिल हैं। यह कमेटी मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपेगी। वहीं विधायक मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 21% और अपराध बढ़े हैं। पूरे देश की तुलना करें तो लगभग 46% अपराध बढ़े हैं। महिलाओं पर अत्याचार का तो आप सब लोग को पता है, चाहे अस्पताल में हो, चाहे सरकारी की संस्थान में हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे गांव में या शहर में हो, छोटी छोटी बच्चियों को भी इतनी हैवानियत के साथ उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसका कारण एक ही है कि लगाम नहीं है सरकार की, सरकार सख्ती से पेश नहीं आ रही है। और अब बात ईमान बेचने वालों के खिलाफ एक्शन की। राजधानी जयपुर में एसीबी की टीम ने MNIT में असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट्स और JEN को 49,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक परिवादी हनुमान शर्मा ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि MNIT के रजिस्ट्रार अकाउंटेंट बिरबल सिंह और JEN नरेश जांगीड़ ने 49,000 की रिश्वत की डिमांड की है। यह रिश्वत आरोपियों ने परिवादी हनुमान शर्मा से मैकेनिकल लैब के रिनोवेशन के बिलों के भुगतान किए जाने के एवज में मांगी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने मामले का वेरिफिकेशन कराया और सारा मामला सही पाया गया, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और MNIT के असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंटेंट बिरबल सिंह को 42,000 और नरेश जांगीड़ को 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आज MNIT में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एक AEN को 50,000 की रिश्वत लेते हुए, तकरीबन 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मौजूदा समय में सब दोनों एक्यूज्डों को यहां पर एसीबी मुख्यालय लाया गया, जिनसे आगामी पूछताछ के लिए यहां पर रखा जाएगा। पुलिस अब कुछ ही समय बाद में इनको मेडिकल मुआयने के बाद में यहां पर रखा गया है। इनके पास से पूरी राशि जो है, रिश्वत की राशि कमीशन के तौर पे जो मांगी जा रही थी, उसे बरामद कर लिया गया है। और अब कुछ ही समय के बाद में इन लोगों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, जिसके बाद में आगे की कार्रवाई के लिए इन लोगों को यहां पर एसीबी मुख्यालय में रखा जाएगा। बता दिया जाए कि किस प्रकार से एसीबी निरंतर ट्रैप की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है और निरंतर ये कार्रवाइयां चल भी रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से रिश्वतखोरों को पकड़ा भी जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। चित्रगुप्त जी हैं सर, किस तरह की कार्रवाई थी, क्या सूचना थी आपके पास में जिस पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? परिवादी हनुमान शर्मा ने सूचना दी कि मैं मैकेनिकल कुछ वर्क का काम करता हूँ, MNIT में उसने वर्क किया हुआ था, जिसका पेमेंट पेंडिंग था। 7 लाख रुपए का कल बिल पास हुआ था। उसकी एवज में असिस्टेंट रजिस्ट्रार और JEN AEN ये दोनों रिश्वत मांग रहे थे। 7% की डिमांड थी इनकी। पुलिस की एसीबी की गिरफ्त में आते रहेंगे। उम्मीद है इसी प्रकार से एसीबी अपने स्तर के ऊपर कार्रवाई करती रहे और ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स को सलाखों के पीछे डालती रहे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान।